नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कानपुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बीच दो समुदायों में हुई झड़प। अब तक 6 लोग घायल, पुलिस कर रही है कार्रवाई। कानपुर बवाल पर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक, बोले माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटे पुलिस प्रशासन। मध्य प्रदेश के खंडवा में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 5 लोगों की गई जान, 10 से ज्यादा लोग घायल। दिल्ली बीजेपी का मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर बड़ा आरोप, 2000 करोड़ का किया हेरफेर, लगाया आरोप। और सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने वाले शार्प शूटर की हुई पहचान, सोनीपत के रहने वाले हैं दोनों आरोपी, पुलिस कर रही है छानबीन। कानपुर में कल दो समुदाय के बीच जमकर पथराव हुआ था। दरअसल कानपुर के परेड चौराहे पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विरोध में दुकानों को बंद कराया, जिसके बाद विवाद पैदा हो गया। इस दौरान सड़क पर काफी संख्या में लोग जमा हुए, कई थानों का फोर्स भी बुला लिया गया। हालांकि पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अब हालात सामान्य है। वहीं इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर के बेकनगंज इलाके में शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे बवाल हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में पुलिस अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अराजकता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश में शांति का माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कानपुर में कल दो समुदाय के बीच हुए तनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कमिश्नर और दोषियों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिए और कहा कि शांति में खलल पैदा करने और हर स्तर पर जिम्मेदारी तय करने के आदेश उन्होंने दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की रात गोरखपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने विशेष तौर पर कानपुर में हुई घटना की जानकारी ली और पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने शनिवार रविवार को राष्ट्रपति के गोरखपुर आगमन के मद्देनजर यहां भी सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी जिलों में प्रशासन व पुलिस के अधिकारी छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से लें, सूचना के अनुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि थानावार अराजक तत्वों को चिन्हित किया जाए। इसके साथ ही अनावश्यक बयान देने वालों की भी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को लेकर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में अभियान चलाकर अवैध और सड़क पर अतिक्रमण करने वाले धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया जाए। चिन्हीकरण के बाद विधिक कार्रवाई कार्य योजना बनाई जाए। मध्य प्रदेश के खंडवा के छनेरा गांव में भीषण सड़क हादसा हो गया है। खंडवा के छनेरा गांव में ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। हादसा इतना भयावह था कि 5 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। वहीं इस घटना में 10 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल हो गए हैं। यह घटना छनेरा गांव की हरसूद में रात को घटी। छनेरा में घटी इस दर्दनाक घटना में 10 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और छनेरा गांव में रात को ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस घटना में 5 लोगों की जान चली गई, 10 से भी अधिक लोग घायल हैं। जानकारी के अनुसार इस घटना में घायल हुए व्यक्तियों में कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। घटनास्थल पर घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए तत्काल प्रभाव से स्थानीय लोगों की मदद से हरदा जिले के छीपाबड़ अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है। अस्पताल में डॉक्टरों ने इस घटना में 5 लोगों की मृत होने की पुष्टि भी की है। और इस संबंध में जब मीडिया ने जो है एसपी विवेक सिंह से चर्चा की तो उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैक्टर ट्राली से एक ही परिवार के लोग किसी घरेलू कार्यक्रम के चलते मेटापानी से आ रहे थे। तभी रास्ते में भीषण हादसा हुआ, जिसके चलते ट्रैक्टर ट्राली पलट जाने की दुर्घटना घटी है। ट्रैक्टर ट्राली के पलटने की घटना इतनी भीषण थी कि 5 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। वहीं पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच में भी जुट गई। राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से बीजेपी आमने सामने आ गई है। दिल्ली बीजेपी ने अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर 2000 करोड़ के हेरफेर करने का आरोप लगाया है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने इसी सिलसिले में शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो इसके सारे सबूत एंटी करप्शन ब्रांच को सौंपेंगे। हरीश खुराना ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये पैसा जो जा रहा था
उसमें से 2 लोगों की भागीदारी है। एक तो सत्येंद्र जैन और दूसरा मनीष सिसोदिया, जो कि उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। यही दोनों व्यक्ति इस अपराध के लिए जिम्मेदार भी हैं। हरीश खुराना ने कहा कि जिस प्रकार के सबूत हमारे पास हैं और इसमें जो हमारे पास एंटी करप्शन ब्रांच का नोटिस आया है, उस आधार पर हम कॉन्फिडेंट हैं कि कार्रवाई तो होगी ही। उन्होंने कहा कि इस पर एक उदाहरण दूंगा। आम आदमी पार्टी ने 20,000 कमरों की बात की थी। 201 कमरों का एक जोन उन्होंने 2015 में 28 करोड़ 95 लाख रुपए की मंजूरी दी थी। इसमें कहा गया है कि 2016 तक कमरे बन जाने चाहिए। हरीश खुराना ने आगे कहा कि 2019 के अंदर फिर मीटिंग बैठती है और 201 कमरों का बजट 54 करोड़ 90 लाख रुपए कर दिया जाता है, यानी इन कमरों का मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है। खुराना ने कहा कि कोई भी 400 फुट का आम कमरा 4 से 5 लाख रुपए में बन जाता है। अगर एक कमरे की कीमत 27-28 लाख रुपए आ रही है तो इस सारा पैसा जो है आखिर कहां जा रहा है। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शार्प शूटर की पहचान कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक मूसेवाला को गोली मारने वाले संदिग्ध शार्प शूटर सोनीपत के रहने वाले हैं। प्रियव्रत फौजी और अंकित सेरसा का नाम सामने आ रहा है। ये दोनों संदिग्ध शूटर पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाने के दौरान सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए। आपको बता दें कि फतेहाबाद के पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद माना जा रहा है कि बोलेरो में सवार प्रियव्रत फौजी और अंकित सेरसा दोनों ही शार्प शूटर सोनीपत के रहने वाले। पुलिस सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर एक के बाद एक कई कड़ियां जोड़ने में लगी है। पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 2 लोग फतेहाबाद के बीसला गांव पेट्रोल पंप पर दिल्ली नंबर की गाड़ी में तेल डलवाने पहुंचे थे। पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक एक पेट्रोल पंप पर बोलेरो जीप तेल डलवाने के लिए रुकती है और गाड़ी से जो 2 युवक नीचे उतरते हैं, ये दोनों सोनीपत के रहने वाले शूटर प्रियव्रत फौजी और अंकित सेरसा बताए जा रहे हैं। प्रियव्रत का हुलिया सीसीटीवी से मेल खाता है, जबकि जानकारी के मुताबिक प्रियव्रत फौजी 18 मार्च 2021 को सोनीपत में गैंगस्टर बिट्टू बरोड़ा के पिता की हत्या में भी शामिल था। गांव सिसाना गाड़ी का रहने वाला है। वहीं अंकित सेरसा की सोनीपत पुलिस के पास कोई भी क्राइम हिस्ट्री नहीं है। प्रियव्रत फौजी रामकरण गैंग का शार्प शूटर भी रहा है और इस पर 2 हत्या समेत दर्जन भर के संगीन मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान हत्यारे बोलेरो में ही सवार थे। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कानपुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बीच 2 समुदायों में हुई झड़प। अब तक 6 लोग घायल, पुलिस कर रही है कार्रवाई। कानपुर बवाल पर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक, बोले माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटे पुलिस प्रशासन। मध्य प्रदेश के खंडवा में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 5 लोगों की गई जान, 10 से ज्यादा लोग घायल। दिल्ली बीजेपी का मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर बड़ा आरोप, 2000 करोड़ का किया हेरफेर, लगाया आरोप। और सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने वाले शार्प शूटर की हुई पहचान, सोनीपत के रहने वाले हैं दोनों आरोपी, पुलिस कर रही है छानबीन। पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की ही खबरों पर। कुछ दिन पहले गुजरात तट के पास एक नाव पर 7 पाकिस्तानी तस्करों के पकड़े जाने के मामले में गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ने बड़ा खुलासा किया है। एटीएस के अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों का इरादा नशीले पदार्थों की तस्करी करने का था, लेकिन जैसे ही सभी ने एटीएस की टीम को देखा तो डर गए और ड्रग से भरे 2 बैगों को समुद्र में फेंक दिया। 31 मई को गुजरात एटीएस और भारतीय तट रक्षक बल ने गुरुवार को कच्छ में गुजरात तट पर एक नाव से 7 पाकिस्तानी नागरिकों को कथित तौर पर अवैध रूप से भारतीय जल में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद अल नूमन नाम की इस नाव को देवभूमि द्वारका के ओखा तट पर ले जाया गया, जहां भारतीय जल में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में विदेशी अधिनियम के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस के अधिकारियों के अनुसार उस दौरान नाव में कोई भी नशीला पदार्थ नहीं मिला।
गुजरात एटीएस के अधिकारियों ने शुक्रवार को दावा किया है कि आरोपी कथित तौर पर एक नाव से नशीले पदार्थों की तस्करी करने और कच्छ में जखाऊ तट से भारतीय जल क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार 7 लोगों की पहचान मोहम्मद अकरम बलूच और जुबेर बलूच, इशाक बलूच, शहीद अली बलूच, अशरफ बलूच, शोएब बलूच और शहजाद बलूच के रूप में हुई। एटीएस अधिकारी के अनुसार 7 पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान के बलूच प्रांत के ग्वादर बंदरगाह से अल नौमान नाव की नाव से रवाना हुए थे। यमुना की सफाई के साथ साथ 24 घंटे पानी देने के लिए भूजल का संग्रहण कर पानी की क्षमता बढ़ाई जा रही है। इसके लिए रोहिणी और एसटीपी के पास से कई झीलें भी बनाई जा रही हैं। इसका मकसद गंदे पानी को साफ कर उसे इस्तेमाल में लाना है। साथ ही झीलों को लबालब कर भूजल स्तर को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा विज्ञान और प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल कर पानी को साफ करने और यमुना में गंदा पानी नहीं जाने देने की भी योजना पर कार्य हो रहा है। यह जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है और इस दौरान दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 15 से 20 साल में पहली बार दिल्ली में पानी की आपूर्ति 930 MGD से बढ़कर 990 MGD हो गई। दिल्ली सरकार ने आंतरिक स्रोतों से 60 MGD अतिरिक्त पानी बढ़ाया है, जबकि वर्ष 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने पड़ोसी राज्यों से दिल्ली को पानी आवंटित किया था। उसके बाद इसे कभी नहीं बढ़ाया गया, जबकि तब दिल्ली की आबादी 1 करोड़ से भी कम थी और आज करीब 2.5 करोड़ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पानी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 2 समानांतर प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार के जरिए पड़ोसी राज्य पानी लेने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं आंतरिक स्रोतों से पानी को बढ़ाया जा रहा है। आंतरिक स्रोतों के मामले में एसटीपी में सीवर को साफ किया जा रहा है, वहीं भूमिगत जल को संग्रहण करके पानी को प्राप्त किया जा रहा है। दिल्ली सरकार का आकलन है कि दिल्ली में 1300 से 1400 MGD पानी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर शहर में हिंसा भरी भीड़ ने 2 समुदाय के लोग के बीच पथराव जैसी घटना सामने आई। पुलिस ने मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी की है। वहीं खास बात यह है कि हिंसा उस दौरान हुई जब कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। घटना पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने दुख जताते हुए कहा कि ऐसे हालात में विकास और निवेश कैसे संभव है। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री जी के यूपी दौरे के दौरान कानपुर में दंगा हुआ, हिंसा भड़कना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व चिंताजनक हुआ। पुलिस खुफिया तंत्र की भी विफलता का सूचक है। सरकार को समझना होगा कि शांति व्यवस्था के अभाव में प्रदेश में निवेश व यहाँ का विकास कैसे संभव हो। वहीं एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि सरकार इस घटना की धर्म, जाति व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो पाए। साथ ही लोग शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तेजक भाषणों आदि से बचें। दरअसल कानपुर के परेड चौराहे पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विरोध में दुकानों को बंद करवाना चाह रहे थे और इसके विरोध में विवाद पैदा हो गया और इस दौरान सड़क पर काफी संख्या में लोग भी जमा हो गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया है और इस आतंकी का नाम निसार खांडे बताया जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान 3 सैनिक और नागरिक भी घायल हुए हैं। मारे गए आतंकी के पास से सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी जारी है। सुरक्षा बल आतंकियों के बीच मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के ऋषिपोरा इलाके में हुई। मारा गया आतंकी निसार खांडे हिजबुल मुजाहिदीन का बताया जा रहा है। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। इसी दौरान आतंकियों की तरफ से पहले फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया। शुरुआती गोलाबारी के दौरान सेना के 3 जवान और एक नागरिक गोली लगने से घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों को तुरंत इलाज के लिए श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि प्रतिद्वंदी आतंकी संगठन आतंकवादी कमांडर HM निसार खांडे
पांडे मारा गया है। मारे गए आतंकी के पास से AK-47 राइफल, गोला बारूद समेत कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। सुरक्षा बल के जवान उसके बैकग्राउंड का पता लगा रहे हैं और इस घटना से पहले आतंकवादियों ने बेगुनाह गैर कश्मीरी मुसलमानों को अपना निशाना बनाया था। शोपियां जिले के अगलार जैनापोरा इलाके में आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड से किए गए हमले में 2 गैर कश्मीरी मजदूर जख्मी हुए हैं। अनुमान के अनुरूप चंपावत उपचुनाव में भाजपा ने कांग्रेस सहित सारे प्रत्याशियों का जो है सुपड़ा साफ कर दिया। भाजपा प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 55,025 वोटों से कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को करारी शिकस्त दी है और इसी के साथ 2012 में उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी तत्कालीन CM विजय बहुगुणा की 39,966 वोटों की जीत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। कांग्रेस सहित सभी 3 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। यह पहला मौका है जब चंपावत सीट से कोई राष्ट्रीय दल अपनी जमानत भी नहीं बचा सका है। निर्वाचन अधिकारी हिमांशु ने बताया है और घोषणा की उन्होंने पुष्टि भी की और मुख्यमंत्री धामी को जीत का प्रमाण पत्र भी सौंपा। जीत के बाद मुख्यमंत्री ने मतदाताओं का आभार जताया है। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ जुलूस निकालकर जश्न मनाया। चंपावत वन पंचायत घर से में सुबह जो है 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। गिनती पोस्टल बैलेट से शुरू हुई। 10:09 पर जो है सभी 13 चरणों की वोटिंग की गिनती पूरी हो गई। भाजपा उम्मीदवार ने पहले चरण से ही बढ़त बनाकर रखी। हर चरण के बाद कांग्रेस और भाजपा के वोटों का फासला तेजी से बढ़ता गया। 3 चरणों तक चलने वाली मतगणना में 9वें चरण में ही मुख्यमंत्री धामी की जीत पक्की हो गई थी। इस चरण तक वह 34,066 वोटों की निर्णायक बढ़त ले चुके थे। गिनती पूरी होने तक जीत का अंतर 55,025 वोटों तक जा पहुंचा। चुनाव आयोग की प्रेक्षक अलका श्रीवास्तव के अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी DM नरेंद्र सिंह भंडारी ने मतगणना की प्रक्रिया का मुआयना किया। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कानपुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बीच 2 समुदायों में हुई झड़प। अब तक 6 लोग घायल, पुलिस कर रही है कार्रवाई। कानपुर बवाल पर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक, बोले माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटे पुलिस प्रशासन। मध्य प्रदेश के खंडवा में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 5 लोगों की गई जान, 10 से ज्यादा लोग घायल। दिल्ली बीजेपी का मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर बड़ा आरोप, 2000 करोड़ का किया हेरफेर, लगाया आरोप। और सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने वाले शार्प शूटर की हुई पहचान, सोनीपत के रहने वाले हैं दोनों आरोपी, पुलिस कर रही है छानबीन। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनए टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड में भी 2 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार महुआ माझी और बीजेपी के आदित्य साहू झारखंड से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। माझी और साहू की जो है संसद के उच्च सदन में पहली पारी होगी। झारखंड की 81 संसदीय विधानसभा में झामुमो के 30 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 17 विधायक और बीजेपी के 26 विधायक हैं। झारखंड विधानसभा के सचिव और चुनाव के लिए
रिटर्निंग अधिकारी सैयद जावेद हैदर ने नतीजों की घोषणा की। शुक्रवार तक किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया था, जो कि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख थी। वहीं आज इसके बाद एक झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए। मांझी पहले झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थी। वह झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिला इकाई की अध्यक्ष भी रह चुकी है। झामुमो नेता ने पूर्व में रांची विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई। राज्य की 81 विधानसभा में झामुमो के 30 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 17 विधायक और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के 26 विधायक हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हवाई अड्डों और विमान में मास्क लगाने और हाथ धोने से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि कोविड-19 महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है, रह रहकर सिर उठा रही है। अदालत ने कहा कि कोविड-19 से बचाव से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ न सिर्फ मामला दर्ज होना चाहिए, बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसे लोगों को नो फ्लाई जोन की सूची में डाल देना चाहिए और उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सख्ती जरूरी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन शांति और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि ऐसा कई बार देखा गया है कि गंभीरता से नियमों का पालन नहीं होता, इसलिए यह आवश्यक है कि नागर विमानन महानिदेशालय समेत अन्य एजेंसियां नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। पीठ ने कहा कि इसके लिए डीजीसीए को विमानन कंपनियों को अलग से बाध्यकारी निर्देश जारी करना चाहिए, ताकि वे हवाई अड्डों और विमानों में कर्मचारियों, एयर होस्टेस, कप्तान, पायलट व अन्य स्टाफ को उन यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करें जो मास्क लगाने तथा हाथ धोने से जुड़े नियमों का उल्लंघन मिलते हैं। अदालत ने डीजीसीए की वकील अंजना गोसाई की इस दलील का संज्ञान लिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 10 मई को एक अन्य आदेश जारी कर कोविड-19 से बचाव के नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा था। पंजाब में सिंगर मूसेवाला की हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से सिखों के पवित्र अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें उनके साथ सीआरपीएफ के जवान तैनात हो गए। लेकिन अब हरप्रीत सिंह ने केंद्र की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने ऐसा करने का कारण भी बताया। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार को मुझे लेकर क्या इनपुट मिले हैं। मैं सरकार को सुरक्षा देने के फैसले पर धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं इसे नहीं ले सकता हूं। ये सिख धर्म को फैलाने के मेरे काम में बाधा डाल सकता है। आपको बता दें कि पंजाब में मूसेवाला की हत्या के बाद जमकर राजनीति शुरू है। हत्या से ठीक पहले भगवंत मान सरकार ने मूसेवाला समेत तमाम लोगों की सुरक्षा में कटौती कर दी, जिसे लेकर वो विपक्ष के निशाने पर हैं। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की सुरक्षा भी घटाई गई थी। पहले जहां उनके साथ 6 जवान थे, वहीं अब उनकी सुरक्षा घटाकर जवानों की संख्या को 3 कर दिया गया। इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से हरप्रीत सिंह को सुरक्षा की बात कही गई है, लेकिन उन्होंने इसे लेने से फिलहाल इनकार कर दिया। हालांकि तमाम आलोचनाओं के बाद पंजाब सरकार ने भी ये फैसला किया है कि वो 7 जून से सभी वीआईपी लोगों की सुरक्षा पहले की तरह बहाल कर देगी, यानी जिनकी सुरक्षा में कटौती की गई थी या फिर हटाई गई थी, उन सभी को एक बार फिर से कड़ी सुरक्षा दोबारा मिल जाएगी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण 27 मई को खत्म हफ्ते में 3.854 अरब डॉलर से बढ़कर जो है 601.363 जो है अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक इजाफा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में हुई बढ़ोतरी के कारण आया। इससे पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडारण 4.230 अरब डॉलर बढ़कर 597.509 अरब डॉलर हो गया, जो है रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडारण में वृद्धि का कारण विदेशी मुद्रा अस्थियों में वृद्धि होना है, जो कि कुल मुद्रा भंडारण का एक महत्वपूर्ण घटक है। आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा अस्थियां अरब डॉलर से बढ़कर 536.988 अरब डॉलर हो गई है। डॉलर में बताए जाने वाले विदेशी मुद्रा भंडारण में रखे जाने वाली विदेशी मुद्रा हस्तियों में यूरो, पौंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्राओं में मूल्य वृद्धि अथवा मूल्य ह्रास के प्रभावों को भी शामिल किया जाता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। यूक्रेनी दावा इस समय जो है कि 30,000 रूसी को मार गिराने का है।
युद्ध में यूक्रेन के रोज सैकड़ों सैनिक मारे जा रहे हैं। विश्लेषकों का अनुमान है कि यूक्रेन के सैनिक आम लोगों को मिलाकर 60-70 हजार लोग मारे गए हैं। अब तक कुल जान गंवाने वालों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। मैरियोपोल शहर पर रूसी कब्जे के कारण यूक्रेन से दुनिया भर में निर्यात किए जाने वाले गेहूं का रास्ता भी बंद हो गया है। इसे खासकर अफ्रीका में भुखमरी के हालात हैं। यूक्रेन में पढ़ने वाले दुनिया भर के हजारों विद्यार्थियों को अपने देश लौटना पड़ा है। रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण तेल और गैस की कीमतें आसमान पर हैं। इससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है। श्रीलंका जैसे देश जो है संकट में है। भूख, दवाओं की कमी, इलाज नहीं मिलने और हमलों के कारण लोगों ने जान गंवाई है। सबसे ज्यादा मौतें जो है बूचा और मैरियोपोल में हुई है। यूक्रेन व पश्चिमी देशों का आरोप है कि रूस के सैनिकों ने जिन भी शहरों पर कब्जा किया है वहां कत्लेआम किया और शवों को सामूहिक कब्रों में दफन कर सबूत मिटाए। रूस ने यूक्रेन से जंग को अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्षयान ले जाने वाले रॉकेट पर डोनबास अंकित किया गया है। डोनेट्स और लुहांस्क के अलगाववादी झंडे भी हैं। लोगों के अलावा युद्ध में घर, स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, हवाई पट्टी, सड़क, बिजली जैसे तमाम बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के मानवाधिकार आयोग के मुताबिक रूसी सेना के हमलों में 38,000 रिहायशी इमारतें भी तबाह हो चुकी हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।